हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते दोस्तों। आज है दिसंबर 1 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज देखिए आज नंबर ऑफ टॉपिक्स कितने ज़्यादा हैं। आपको देख के लग रहा होगा तो 2 घंटे की एनालिसिस चलने वाली है, लेकिन ऐसा एक्चुअली है नहीं। मोस्टली टॉपिक्स रिपीटेड हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा रिवाइज करके हम लोग निकलेंगे। बहुत डिटेल में किसी टॉपिक में जाने की अपनी कुछ जरूरत नहीं है। जैसे कोर सेक्टर है, पहले हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। फिजिकल डेफिसिट आपको मैं बता चुका हूँ, हालांकि इसके बारे में आज भी आपको बताऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। हीट वेव काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया था हम लोगों ने पिछले दिनों। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये भी रिपीटेड सा ही टॉपिक है। यूएस इंडिया की जो एक्सरसाइज है वो भी एक रिपीटेड सा टॉपिक है। ये हमारे लिए बिल्कुल एक नया टॉपिक है, इसको अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है, तो अपने पॉलिटी वाले सेक्शन से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब फैक्चुअल है, प्रीलिम्स के लिए है, मेंस के लिए नहीं है, बट स्टिल। रैंसमवेयर एक टॉपिक हम लोग पहले एक्चुअली कर चुके हैं, लेकिन आपको बताऊंगा ये दोबारा से न्यूज़ में क्यों है। अच्छा टॉपिक हो सकता है मेंस के लिए, मुझे ऐसा लगता है जीएस पेपर 3 में इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। उसके अलावा आसाम मेघालय के बीच में कुछ क्राइसिस चल रहा है। एग्जाम में ऐसे तो आप नहीं पूछ सकता, लेकिन कई बार वो ना एग्जाम में जैसे मान लो इंटर स्टेट बॉर्डर इशू, ठीक है, वो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। देखिए यूपीएससी में कई बार ना इंटर स्टेट वोटर डिस्प्यूट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, आपने भी देखा होगा अच्छे से। बट अभी तक इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में क्वेश्चन नहीं आया है, तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उस पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आसाम मेघालय इशू। उसके अलावा एक छोटा सा एडिटोरियल है, घिसा पिटा सा एडिटोरियल है मॉल न्यूट्रिशन के बारे में। इसमें आपको मैं बताऊंगा राइस फोर्टिफिकेशन, फूड फोर्टिफिकेशन, उसके बारे में बात करेंगे। देन वी हैव सम एमसीक्यूज और एक दो एडिशनल आर्टिकल। हालांकि कुछ है नहीं वैसे एडिशनल में आज, तो ये कुछ चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। बट जैसा कि आपको हमेशा बोलता हूं मैं, बिना लाइक करे कोई भी एस्पिरेंट आगे नहीं जाएगा, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी अटेंडेंस जरूर दें। मुझे पता चलना चाहिए कौन से स्टूडेंट हैं हमारे जो कंटिन्यूस देखते हैं एनालिसिस। बाकी हम लोग जनवरी से अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, शायद आपको कोई अच्छे से पता चल ही गया होगा। अगर आपको एडमिशन लेना है या इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है आप उस पर क्लिक कर सकते हो। आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। 3rd बैच शुरू होने वाला है, 2 बैच ऑलरेडी हमारे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। चलिए जी, तो पहले टॉपिक पे आते हैं। इंडिया यूएस एक्सरसाइज नियर LAC ईक्स। देखिए ईक्स का मतलब होता है चिढ़ाना या चिढ़ना, ठीक है, गुस्सा करना। मतलब चिढ़ मिट जाती है ना, कई बार किसी को छेड़खानी करते हो, छोटे बच्चे को वो चिढ़ने लगता है। डॉगी वगैरह को भी छेड़ने लगते हैं तो उसे कान खींचने लगता है, चिढ़ने लगता है। तो चाइना ऐसा ही है। वैसे भी चाइना आपको पता ही है, बड़ा सेंसिटिव सा कंट्री है। हर छोटी छोटी बात इसको चुभने लगती है, हर छोटी छोटी बात पे ऑफेंसिव हो जाता है। तो इंडिया यूएसए की एक्सरसाइज चलने वाली है अभी एक, वो कहाँ पे होगी? उत्तराखंड में होगी, ठीक है जी। और ये इंडिया चाइना के बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर होने वाली है। अब भैया ये एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं, हमारा काम है, हम लोग हर साल करते हैं, लेकिन उनको जो है वो चिढ़ हो गई। हमें चाइना कहता है कि देखो भाई, इंडिया और चाइना के जो रिलेशनशिप हैं उसमें अमेरिका इंटरफेयर कर रहा है, तो थर्ड कंट्री का इंटरफेयर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे भी चाइना अमेरिका को बर्दाश्त नहीं करता है आजकल। हर कुछ भी यूएसए करता है तो चाइना को लगता है कि वो मुझे टारगेट करके कर रहा है। बट एनीवेज, तो ये एक एक्सरसाइज होने वाली है, वो तो हम लोग करेंगे ऑफ कोर्स, चाइना के तो सुनेंगे नहीं। तो बात यह है कि इंडिया और चाइना के बीच में 1993 और 1996 के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था। इस अग्रीमेंट के अंदर यह कहा गया था कि जो हमारा मिडल सेक्शन है, यानी कि हिमाचल और उत्तराखंड वाला जो बॉर्डर सेक्शन है, वहाँ पे कोई भी कंट्री बहुत ज़्यादा वेपन्स और बहुत ज़्यादा सोल्जर्स की तैनाती नहीं करेगी, और या फिर किसी थर्ड कंट्री के साथ जो है वो मिलकर एक दूसरे को चैलेंज नहीं करेंगे। तो चाइना का कहना है कि भाई ये उन एग्रीमेंट्स का वायलेशन है। इंडिया का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात, हम लोग बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर हैं, तो आसपास भी नहीं है। दूसरी बात, ये हमारी एक नॉर्मल एक्सरसाइज होती है। थोड़ा सा डिफेंस भी ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, बट मोस्टली हमारा यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो होते हैं उसके लिए, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हम लोग इसको कर रहे हैं। तो आपका उसमें टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा इंडिया ने उनको कहा है। तो 2004 से हम लोगों ने एक्सरसाइज शुरू किया था, तो 18 साल हो गए हैं। और इस पूरी एक्सरसाइज का नाम है युद्ध अभ्यास, ठीक है, युद्ध अभ्यास। पहले आपको इसके बारे में मैं ठीक ठाक सा बता चुका हूँ, तो ऐसा कोई नया टॉपिक तो है नहीं है ये। उसके अलावा इंडिया और यूएसए के बीच में और भी कई सारी एक्सरसाइज होती हैं। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प हम लोग करते हैं, एक्सरसाइज वज्र प्रहार हम लोग करते हैं, मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। मालाबार एक्सरसाइज तो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज है, जिसमें इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया सब मिलकर काम करते हैं। देन वी हैव अ रेड फ्लैग ऑल्सो, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से। मेंस में तो आप जस्ट मेंशन कर सकते हो, अगर वो इंडिया चाइना के बॉर्डर इशू के बारे में बात करता है, या फिर इस तरह से बोल सकता है कि दैट लाइक
since last few years China has been more aggressive on the border issues, discuss with recent examples, ठीक है, problems in the border areas and suggest some solutions। तो वो recent example में जैसे आप युद्ध अभ्यास का एक एग्जाम्पल डाल सकते हो। तो इस तरह के सवाल वो पूछते हैं आपसे, एग्जाम्पल देने के काम आता है। युद्ध अभ्यास के बारे में डिटेल में आपसे यूपीएससी में एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। सुप्रीम कोर्ट सीक्स सेंटर्स रिस्पॉन्स ऑन द इवॉल्विंग अ प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि भैया ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक स्पीसीज है, ठीक है। बहुत बहुत कम जगह दुनिया में जो है पाया जाता है, बहुत ज़्यादा जगह पे नहीं पाया जाता है, तो इसीलिए इसको प्रोटेक्ट किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा माना जाता है कि 150 से लेके 170 के बीच में ही ये बर्ड्स अभी पाए जाते हैं, तो इसलिए हमारा जो शेड्यूल है उसके अंदर भी हाईली प्रोटेक्टेड है। अब ये बेसिकली टाइगर की कैटेगरी में रखा गया है, राइट। तो हमारे पास क्या है, टाइगर प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर है ना, प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट टाइगर ऐसा माना जाता है कि अभी तक दुनिया में कंजर्वेशन को लेकर जितने भी प्रोग्राम चलाए गए हैं, प्रोजेक्ट टाइगर जो है उनमें से मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम में से गिना जाता है, ठीक है जी। अब क्योंकि हम लोगों ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को टाइगर की कैटेगरी में रखा हुआ है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी है और ये भी है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी ने ये एक फाइल लगाई कि जैसे हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया है, क्या हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चला सकते हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर वाले लेवल पे। अब सुप्रीम कोर्ट में वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की टेरिटरी नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम होता है, बट ठीक है, किसी ने डाल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला चलिए ठीक है बेटा, आपको सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग ना आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो एक्सेप्ट कर लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली सरकार से ये पूछा है, रिस्पॉन्स मांगा है कि प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाने के बारे में आपका क्या विचार है। अब सरकार का उस पर क्या आंसर आएगा वो देखने वाली बात रहेगी। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आपसे वो पूछ सकता है। देखिए प्रीलिम्स में किस तरह से सवाल आता है, वो आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इतना ही पूछेगा आपसे वो। या फिर कैसे पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि आइडेंटिफाई द बर्ड, ठीक है, आइडेंटिफाई द बर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे सवाल वो आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। और इस तरह के सवाल कई बार ज्योग्राफी में भी पूछते हैं, एग्रीकल्चर में भी पूछते हैं, किसी क्रॉप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देते हैं, आपको क्रॉप आइडेंटिफाई करनी होती है। तो कई तरह के सवाल वो आपसे पूछ सकता है। बेसिकली जो हम लोग कंटेंट पढ़ रहे हैं आपको वो अच्छे से आना चाहिए। जैसे वो आपसे पूछ सकता है कि ये जो फलाना ढिमकाना बर्ड है वो ड्राई ग्रासलैंड्स के अंदर रहता है और स्क्रबलैंड्स के अंदर रहता है। अब जानो क्या होता है, क्योंकि ये तो कैटेगरी बहुत सारे बर्ड्स के अंदर पाई जाती होगी। फिर सेकंड स्टेटमेंट आपको देगा कि इट इज़ एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे वो क्या करते हैं, यूपीएससी वाले बड़े चालाक होते हैं, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में से सब कॉन्टिनेंट को हटा देंगे और खाली इंडिया लिख देंगे। इट इज़ एंडेमिक टू इंडिया, नो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कई जगह पे पाया जाता है, पाकिस्तान में भी पाया जाता है, तो इट इज़ नॉट एंडेमिक टू इंडिया ओनली। इस तरह का सवाल आपसे पूछता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ओमनीवोर्स होता है, ठीक है, ये हर्बीवोर नहीं होता है, ना ही कार्निवोर। जैसे कौवा होता है, क्रो है ना, वो कीड़े मकोड़े भी खा लेता है, रोटी भी खा लेता है और फ्रूट्स भी खा लेता है, तो ये ऐसा ही होता है, ओमनीवोर्स होता है। मोस्टली हमारे यहाँ पे राजस्थान में पाए जाते हैं मैक्सिमम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेकिन थोड़े बहुत कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह में भी दो दो चार चार करके पाए जाते हैं। तो वर्म्स हैं, स्मॉल मैमल्स हैं, चूहे वगैरह भी खा लेता है, रेप्टाइल्स भी खा लेता है, स्नेक वगैरह भी कंज्यूम कर लेता है जो नॉन वैमनस होते हैं। उसके अलावा जो मेल और फीमेल होती हैं वो रफली दोनों एक ही साइज़ की होती हैं लगभग। तो इस तरह के सवाल वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। 15 kg तक का वेट यहाँ पे हो सकता है। मेल और फीमेल की पहचान कैसे होती है, बेसिकली उनके जो फैदर्स होते हैं, पंख होते हैं, उनके कलर से उनकी पहचान होती है। जैसे पीकॉक की पहचान जो है वो भी उनके पंखों से ही होती है। मेल जो पीकॉक होता है उसके पंख होते हैं, मोर पंख, लेकिन जो फीमेल होती है उसके मोर पंख नहीं होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पता होना चाहिए। रिपीटेड टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं वहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर तो पहले भी सवाल पूछे जा सके हैं, फ्यूचर में भी पूछे जाएंगे। ठीक है जी, चलो दोस्तों, एक वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में है, ठीक है। और ये इस रिपोर्ट ने हीट वेव्स के इम्पैक्ट को स्टडी किया है, हीट इम्पैक्ट के, और उसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, देखिए क्लाइमेट चेंज तो ऑफकोर्स वो तो बैकग्राउंड का म्यूजिक चलता ही रहता है, क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज। तो 2030 तक क्या होगा, इनका ये कहना है कि 16 करोड़ से लेके 20 करोड़ के लोग इंडिया में एक्सपोज हो जाएंगे लीथल हीट वेव को हर साल, समझ रहे हो। तो इतना इनको हीट वेव का सामना करना पड़ेगा। इनका यह कहना है कि नियरली 34 मिलियन इंडियंस, मतलब 3.5 करोड़ के लगभग इंडियन जो हैं उनकी जॉब चली जाएगी बिकॉज ऑफ द हीट स्ट्रेस रिलेटेड प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन।
देखिए जब हीट वेव बढ़ती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो लोग बीमार भी होना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा हीट में आप काम भी नहीं कर सकते हो, है ना। ठंडी जगह पे आप 12 घंटे 15 घंटे भी काम कर सकते हो, एनर्जी लॉस कम होता है। लेकिन गर्मी में एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होता है, आप बीमार भी हो जाते हो, प्रोडक्टिविटी कम होती है, बार बार पानी पीना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो इतने सारे लोगों की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगी ऑफ कोर्स, और उनकी जॉब भी जा सकती है, और जीडीपी तो ऑफ कोर्स डाउन जाएगा ही जाएगा। ये इन्होंने यहाँ पे कहा है। इन्होंने ये कहा है कि भाई देखो, बाय 2037 द डिमांड फॉर द कूलिंग इन इज लाइकली टू बी इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स, यानी कि एयर कंडीशंस की डिमांड इंडिया में आने वाले समय में बढ़ने वाली है बिकॉज ऑफ द हीट वेव, खासकर अर्बन एरियाज के अंदर। इनका कहना है कि हर 15 सेकंड में इंडिया में एक एयर कंडीशन की डिमांड बढ़ेगी आने वाले टाइम में। हर 15 सेकंड में एक नया एयर कंडीशन खरीदा जाएगा। और ये सिचुएशन थोड़ी सी कैच 22 जैसी है, मतलब गर्मी बढ़ेगी तो आप एसी खरीदोगे, एसी खरीदने से भी गर्मी बढ़ती है क्योंकि वो हीट रिलीज होती है। अब आप तो खिड़की पे एसी लगा देते हो, आप कभी इसी के पीछे की साइड में खड़े होकर देखना कितना हीट वो फेंकता है। तो वो इतने घरों से जब हीट निकलती है तो एक अर्बन हीट आइलैंड के अंदर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो ये थोड़ा सा विशियस साइकिल हो जाता है, एक पॉजिटिव फीडबैक लूप का काम करता है। उसके तो इन्होंने ये कहा सोल्यूशन क्या है भाई, सोल्यूशन ये है कि 3 सेक्टर के ऊपर मेजरली काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। पहले तो आप कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करिए, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल आप ऐसा लीजिए जो कि ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब ना करता हो। दूसरा, कोल्ड चेन बनाइए, ठीक है, और रेफ्रिजरेंट्स वगैरह को आप सेटअप करिए, ठीक है, जहाँ पे अपनी सब्जियां वगैरह होती हैं उसको स्टोर वगैरह कर सकते हैं। इट प्रपोज टू एनेक्ट ए पॉलिसी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कूलिंग। देखिए मैं यहाँ पे आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपने थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट कूलिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देखो वैसे थोड़ा हल्का सा आइडिया आपको दे देता हूँ क्या होता है। जैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग होती हैं, है ना, सिटीज़ में तो बिल्डिंग ही होती है चारों तरफ। तो इसमें क्या होता है, हर बिल्डिंग का एक अपना कूलिंग सिस्टम होता है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कूलिंग क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग में एक बहुत बड़ा सेंट्रलाइज्ड कूलिंग सिस्टम होता है, एक ही कूलिंग सिस्टम होता है, यूनिट होती है बहुत बड़ी, और इसमें से अलग अलग बिल्डिंग के अंदर पाइप लेके जाते हैं। वो पाइप अलग अलग बिल्डिंग में कूलिंग प्रोवाइड कराती है रादर देन आइसोलेटेड कूलिंग सिस्टम फॉर ईच एंड एवरी बिल्डिंग। इससे क्या होता है 20 से 30% पावर कम कंजप्शन होती है। तो इसे डिस्ट्रिक्ट कूलिंग वाला कॉन्सेप्ट बोलते हैं। बाकी थोड़ा सा आप इसको जाके खुद भी देख सकते हो। तो हीट वेव एज सच क्या होता है, एज अ डेफिनेशन आपको पता ही है कि जब हाई टेम्परेचर वाली सिचुएशन एक लंबे समय तक बढ़ जाती है तो उसे हम लोग हीट वेव कहना शुरू कर देते हैं, राइट। तो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं हीट वेव को जनरेट करने के लिए। तो अपर जो एटमॉस्फेयर होता है लाइक 2, 3, 4, 5 किलोमीटर अबव द सरफेस, जब वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, उसके अंदर मॉइस्चर कम होता है, और क्योंकि मॉइस्चर कम होता है तो उसकी वजह से वहाँ पे क्लाउड्स नहीं बन पाते हैं। क्लाउड्स जब होते हैं दोस्तों, तो क्लाउड जो है ना वो सन वेव को एज अ बैरियर का काम करते हैं, तो सनलाइट को नीचे नहीं आने देते ग्राउंड पे, जिसकी वजह से यहाँ पे शेड डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर ऊपर मॉइस्चर नहीं होंगे अपर एयर के अंदर तो क्लाउड भी नहीं बनेगा, बैरियर भी क्रिएट नहीं होगा और हीट वेव जनरेट होती है। उस सिचुएशन को आप जो है सेकंड तरीके से एंटी साइक्लोनिक कंडीशन भी कह सकते हो। जब एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होती है तो हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर होता है तो क्या होता है, एयर जो है वो सबसाइड करती है, नीचे की तरफ आती है, राइज नहीं करती है। तो जब एयर नीचे की तरफ आती है तो आपका जो आसमान होता है, स्काई होता है, वो कंप्लीटली क्लाउडलेस होता है, जिसकी वजह से सारा सनलाइट आपके ग्राउंड के ऊपर आता है। तो इससे भी हीट वेव जनरेट होती है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। ये इसकी वजह से हीट वेव जनरेट होती है। कौन कौन सी कंडीशन और भी हो सकती है इसके लिए, जैसे अगर सोइल आपकी ड्राई होती है तो दैट में ऑल्सो लीड टू, देखिए जब सोइल ड्राई होगी तो आपकी जो लैंड होती है वो एक्सट्रीमली वार्म हो जाती है, राइट। और इस एक्सट्रीम वार्म सरफेस के कांटेक्ट में जो भी एयर आती है वो एयर भी गर्म हो जाती है ना। सिंपल सी बात है भाई, आपका हाथ अगर ठंडा है तो आप किसी गर्म सरफेस के ऊपर लगाओगे तो आपका हाथ भी गर्म हो जाएगा, सीधी सी बात है। इसे कंडक्शन कहते हैं। तो जब सोइल ड्राई होती है तो उस कंडक्शन की वजह से जो इमीडिएट एयर होती है वो भी गर्म हो जाती है, और इसे भी हीट वेव कह सकते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या कहता है, वो डिफाइन करता है हीट वेव को, और कहता है कि भाई जिस भी एरिया का अगर नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री होता है हर साल, मतलब 40 से ज़्यादा नहीं जाता है, 39, 38, 39.5, 40 तक रहता है, ऐसे एरियाज में अगर टेम्परेचर 5 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है नॉर्मल से, उसे हम लोग हीट वेव कहते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा कंडीशन ये होता है कि अगर किसी एरिया का मैक्सिमम नॉर्मल टेम्परेचर
अगर वो 40 डिग्री से ज़्यादा है, लाइक 41, 42, 43 रहता है, जैसे आप बीकानेर वगैरह में चले जाओ, राजस्थान में चले जाइए, ठीक है, तो वहाँ पे नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर 45, 46 के आसपास रहता है। अगर वहाँ का टेम्परेचर 4 to 5 इंक्रीज हो जाता है अपनी नॉर्मल से, तो उसे हम लोग हीट वेव कहते हैं। तो दो कंडीशन है यहाँ पे, एक है लेस देन और इक्वल टू 40, लेस देन इक्वल टू 40, और दूसरा है मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर पहले वाली सिचुएशन में 5 to 6 डिग्री इंक्रीज हो जाए और दूसरे वाली सिचुएशन में 4 to 5 इंक्रीज हो जाए, इसे हम लोग दोस्तों हीट वेव कहते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये कंटेंट हम लोग पहले बहुत अच्छे से कर चुके हैं, कोई इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। चलिए जी, फिस्कल डेफिसिट टचेज 45.6% ऑफ द फुल ईयर बजट। ये किसने कहा है? ये कहा है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। ये कैग नहीं है, ये कैग का कजन है, इसे सीजीए कहते हैं। कैग का मेन काम होता है ऑडिट करना, लेकिन इसका काम ऑडिट करना नहीं होता है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का मेन काम ये होता है कि भाई हमारी गवर्नमेंट में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं और जो कि अकाउंट का काम करते हैं। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अकाउंट का काम ये होता है कि वो ये एस्टेब्लिश करता है कि जितना भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो टेक्निकली स्ट्रोंग होना चाहिए। अकाउंटिंग जो सिस्टम है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिस्टम के बराबर का होना चाहिए। बेसिकली क्वालिटी मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है, आप ये कह सकते हो। तो ये हमारी जो गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका प्रिंसिपल एडवाइजर होता है कि साहब हम लोग ये मेथड अपना रहे हैं काउंटिंग करने के लिए, सही है गलत है, इसकी एक्यूरेसी वगैरह एफिशिएंसी वो लोग चेक करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये आता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 151 है वो प्रोवाइड करवाता है पावर टू एस्टेब्लिश कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। मंथली बेसिस पे देखिए ये अपनी जो है रिपोर्ट बनाते हैं अबाउट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, बोरोविंग, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है। ये तो एक आपको पता होना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट, इन्होंने कहा है कि हमारे बजट का टोटल फिस्कल डेफिसिट जो है वो 45.6% तक पहुंच गया है। ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा तो हर 15 दिन के बाद, महीने के बाद कोई ना कोई संस्था देती ही रहती है, तो कितना ये तो हमारे याद नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट ये हमें पता होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। देखिए फिस्कल मतलब पैसा, मनी, ठीक है, और वो मनी बहुत सारे तरीके से आ सकती है। हमारी गवर्नमेंट के पास बहुत जुगाड़ होते हैं अपनी रेवेन्यू जनरेट करने का, है ना। सरकार वो टैक्सी से भी कर सकती है, नॉन टैक्स के साथ भी कर सकती है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट भी सरकार को मिलती हैं बहुत बार, ठीक है, अलग अलग तरीके होते हैं सरकार के पास। तो भैया जैसे इनकम होती है तो खर्चे भी होते हैं। तो इनकम जो होते हैं और खर्चे जो होते हैं उनके बीच का बेसिकली जो डिफरेंस होता है उसे ही हम लोग फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। एक चीज आपने यहाँ पे ध्यान देनी है, इसके अंदर बोरोविंग्स इंक्लूड नहीं होती हैं, समझ रहे हो। अब भाई मान लो मैं जॉब करता हूँ, नौकरी करता हूँ, मेरी सैलरी अगर 10,000 है तो ये मेरी इनकम है। मान लो मैंने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है साइड बाय साइड, मेरा साइड बिजनेस भी है, मान लो मैं टिकटॉक बनाता हूँ, तो वहाँ से भी सपोज मुझे 200 रुपये मिलते हैं टिकटॉक से, तो मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई? 10,000 और 200 रुपये। तो ये है मेरी इनकम। अब इस इनकम में से मैं खर्चा कर देता हूँ, मान लो जितना भी करता हूँ, मान लो 11,000 का मैं खर्चा कर देता हूँ, मेरा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो मेरा फिस्कल डेफिसिट कितना हो जाएगा? 11,000 माइनस 10,200 रुपीज़, तो 800 रुपीज़ जो है वो मेरा फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे हो गया। बट यहाँ पे मैं बोरोविंग इंक्लूड नहीं करूँगा। मान लो मैंने किसी अपने दोस्त से जो है 500 रुपये उधारे मांग लिए, तो ये मेरी बोरोविंग हो गई। इस बोरोविंग को मैं इस प्रोसेस के अंदर इंक्लूड नहीं करूँ, क्योंकि मेरी बोरोविंग मेरी इनकम थोड़ी ना भाई, वो तो मेरी लायबिलिटी है, वो तो मेरा खर्च, वो तो मेरे मुझे बाद में लौटाना है। तो सरकार जो भी बोरोविंग करती है आरबीआई से, बैंकों वगैरह से, पब्लिक से, वो फिस्कल डेफिसिट का पार्ट नहीं होता है। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट में क्या फ़र्क होता है, छोटा सा स्लाइड मैंने आपके लिए यहाँ पे डाल दिया है। बाकी आपका जो इकोनॉमी का एक बहुत कोर पोर्शन होता है, हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप के डेफिसिट्स होते हैं। हमारे पास फिस्कल डेफिसिट होता है, हमारे पास बजट डेफिसिट होता है, हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट होता है, हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट भी होता है, ठीक है। तो 8-10 टाइप के डेफिसिट होते हैं छोटे बड़े, आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से सवाल आते हैं, मेंस में भी पूछ लेता है, ठीक है। डिफाइंड फिस्कल डेफिसिट वो ऐसे पूछ लेता है, लाइक राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, ऐसे पूछ लेता है एग्जाम में कई बार, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, तो इस तरह का सवाल आ जाता है। तो आपको पहले पूछेगा फिस्कल डेफिसिट, दूसरा पूछेगा आपसे बजट डेफिसिट, तीसरा पूछेगा आपसे रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। तो इस तरह 50-50 वर्ड्स में आपको मेंशन करना रहता है, तो 150 वर्ड का लाइक में हो जाता है, 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछ लेता है। अब जब एनसीईआरटी पढ़ते हो
तो एनसीईआरटी के चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, है ना, मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए, आप डेफिनेटली उनको भी कर सकते हो, वो काफ़ी हेल्प करता है आपकी, राइट। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इंडियाज कोर सेक्टर ग्रोथ ब्रेक मतलब ब्रेक लग गया, रुक गया, है ना, ये इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में आपकी हेल्प करते हैं। ब्रेक हो गया है टू 0.1% इन द अक्टूबर। तो बेसिकली हमारा जो कोर सेक्टर था भाई वो इंक्रीज नहीं हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो कोर सेक्टर के बारे में पहले हम लोग लंबी चौड़ी बातें कर चुके हैं बहुत बार, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट स्टिल थोड़ा आपको बता देता हूं। जैसे कोर किसको कहते हैं भाई? कोर किसी भी सिस्टम का एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जिसके ऊपर वो सारी चीज़ डिपेंड करती है मोर और लेस, उसे कहते हैं कोर। हमारी बॉडी का कोर होता है, हमारे हार्ट का, मतलब आई लव यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, है ना, मतलब मेरे दिल का भी जो दिल होता है ना, उससे मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। जैसे आप यूपीएससी को बोलते होंगे, यूपीएससी आई लव यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी कोर होती है। हमारी इंडस्ट्री के अंदर 8 ऐसे सेक्टर होते हैं जो हमारी पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कोर होती हैं, दिल होती हैं, दिल का भी दिल होती हैं। तो 8 सेक्टर कौन से हैं? इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर। ये जितनी भी इंडस्ट्री हैं वो हमारे ओवरऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का लगभग 40% जो है वो कवर करती हैं, ठीक है। थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए। और हमारा जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उसका 27% जो है वो कवर करती हैं। अब ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है? जैसे कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है, हमारे देश में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती है उसको ट्रैक करता है, मेजर करता है। जैसे सीपीआई होता है, डब्ल्यूपीआई होता है, उसी तरह से आईआईपी भी होता है, राइट। तो आईआईपी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आईआईपी जो है वो हमारी सीएसओ और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। हर महीने ये रिपोर्ट रिलीज करता है, जैसे इस बार भी किया, अगले महीने भी करेगा, पिछले महीने भी किया था, ठीक है, वो उसको करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका जो पहले बेस ईयर है दैट वाज 2004 एंड 5, अभी इन्होंने बेस ईयर को चेंज करके अभी 2017 में 2011 और 12 कर दिया है। वैसे बेस ईयर आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे, हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूँ। बेस ईयर क्या होता है? हमारी परफॉर्मेंस को मेजर करने का एक तरीका होता है। जैसे आप 10वीं क्लास में होते हो, आप 10th स्टैंडर्ड में होते हो, तो 10th स्टैंडर्ड में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो मेजर की जाती है आपके 8th स्टैंडर्ड से, कि बेटा 8वीं में कितने नंबर थे। 8वीं में आंटी मेरे 66%, 96% थे। 10वीं में बेटा कितने आए? आंटी जी 94% आए। अरे बेटा तुम्हारी तो परफॉर्मेंस डाउन चली गई। आंटी को कैसे पता डाउन चली गई? क्योंकि आंटी ने 8वीं क्लास की परफॉर्मेंस से कंपेयर किया। जब 12th स्टैंडर्ड में हो जाते हो तो आपकी परफॉर्मेंस किससे कंपेयर की जाती है? 10th से कंपेयर की जाती है। बेटा 10th में कितने नंबर थे? आंटी जी 94% थे। बेटा 12th में कितने नंबर है? आंटी जी 70% हैं। ऐसा ही होता है ना, मोस्टली बच्चे तो 12th में लुढ़क जाते हैं। तो ये आप 10th से कंपेयर करते, अब उसको 8 से कंपेयर नहीं करोगे 12वीं वाली परफॉर्मेंस को। तो जैसे जैसे हमारा लेवल इंक्रीज होता है टाइम के साथ साथ, हमारा कंपेयर करने का जो ईयर है वो ईयर भी चेंज होता रहता है, उसे हम लोग बेस ईयर कहते हैं, ठीक है जी। तो 2022 में हम लोग अपनी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन को अगर कंपेयर करेंगे तो कौन से साल के साथ करेंगे? 2011-12 के साथ करेंगे। तो ये थोड़ा सा एक तरीका होता है क्रूड वे में, बाकी इकोनॉमी की टर्म है और आप उसको अलग से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जीडीपी में काफ़ी अच्छे से करवाया जाता है आपको ये वाला टॉपिक। चलिए, आर रैंसमवेयर अटैक इंक्रीजिंग इन इंडिया। अगर मैं बॉलीवुड की भाषा में बोलूं तो रैंसम का मतलब क्या होता है? रैंसम का मतलब होता है फिरौती, है ना। ए बिडू तुम्हारी फिरौती निकली है ना। आप किसी को किडनैप कर लेते हो तो उससे फिरौती मांगते हो कि मुझे 10 करोड़ का फिरौती चाहिए, वो मांगते हैं ना अमरीश पुरी। तो बेसिकली होती है फिरौती। आपने उसके बच्चे को किडनैप कर लिया, उसकी बीवी को किडनैप कर लिया और उसको छोड़ने के बदले में आप उनसे रैंसम मांगते हो। ऐसा बॉलीवुड में आपने देखा होगा। ऐसा रियल लाइफ में तो ऑफकोर्स होता ही है, लोगों बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, बट ऐसा हमारे साइबर सेक्टर में भी होता है। आजकल तो क्या है ना, देखिए आप किसको किडनैप करोगे भाई, सोचने की बात है। आप उसके बच्चे को किडनैप करोगे, उसकी बीवी को किडनैप करोगे, क्यों? क्योंकि उसकी बच्ची और उसकी बीवी उसके लिए बहुत वैल्यूएबल होती हैं और उनके बदले में वो उस गुंडे को पैसे भी दे देता है। तो जो चीज़ वैल्यूएबल होती है ना, आप उसी को तो किडनैप करोगे, उसी के बदले में तो रैंसम मांगोगे ना, फिरौती। तो आज के समय में क्या है ना, हर चीज़ कंप्यूटर से रिलेटेड है, डिपेंड हो गई है, इंटरनेट के थ्रू सब कुछ चलता है। आप हॉस्पिटल में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए। तो हुआ ये कि हमारा एम्स जो है, एम्स तो आपको पता ही है, एम्स का पूरा सर्वर को हैक कर लिया गया हैकर्स के द्वारा,
और उसकी बहुत सारी फाइल्स को डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया, हाइड कर दिया। और वहाँ पे लोग, और वो 6-7 साल से चल 6-7 मतलब वो नवंबर से वैसे मतलब पिछले 8-10 दिन से चल रहा है, वो 7-8 दिन हो गए हैं। तो मेंस एम्स के अंदर पूरा सिस्टम सर्वर डाउन जा रहा है और उसके बदले में कुछ करोड़ रुपए हैकर्स ने डिमांड किया है, फिरौती मांग की है कि अगर आप हमें फिरौती दे दोगे तो हम आपको डिक्रिप्शन कीज दे देंगे, आप वो सारी फाइलों को दोबारा से रिट्रीव कर सकते हो, राइट। उसके बदले में आप हमें 10 करोड़ 5 करोड़ जितना भी उन्होंने मांगा है आप हमें दे दीजिए। तो ये भी एक तरह की फिरौती होती है, क्योंकि सिस्टम के बिना आप काम कर नहीं सकते। अभी वहाँ पे सारी चीज़ें मैनुअल हो रही हैं, वो बाबा आदम के ज़माने में जैसा होता था हर चीज़ फाइल के अंदर लिखते थे एंड ऑल दैट, लेकिन पुराना रिकॉर्ड तो चला गया ना। तो ये है रैंसमवेयर अटैक। तो सीधी सी बात है भाई, टेक्नोलॉजी का जो पॉजिटिव साइड है लेकिन टेक्नोलॉजी के नेगेटिव साइड भी है, तो यही है नेगेटिव साइड, हर चीज़ की नेगेटिव साइड है। तो इसे कहते हैं रैंसमवेयर अटैक, ठीक है। तो क्या होता है रैंसमवेयर? तो रैंसमवेयर इज अ टाइप ऑफ मलीशियस सॉफ्टवेयर। मलीशियस मतलब समझ रहे हो ना, मलीशियस मतलब जिसकी इंटेंशन खराब होती हैं उसे मलीशियस बोलते हैं। तो इट्स अ मलीशियस सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय द साइबर क्रिमिनल्स टू इन्फेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम बाय ब्लॉकिंग एक्सेस टू द स्टोर्ड डेटा। तो आपका डेटा जो आपके कंप्यूटर में था वो ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है, और वो सारी फाइल एनक्रिप्ट कर दी जाती हैं, मतलब कोडिंग वगैरह करके, और फिर आपसे जो है फिरौती मांगी जाती है। इसे कहते हैं रैंसमवेयर। तो सॉफ्टवेयर, रैंसमवेयर, मालवेयर वो सब एक ही तरह का होता है। तो इंडिया में इंडिया में दुनिया के सबसे ज़्यादा साइबर अटैक होते हैं, ये एक फैक्ट है। तो इंडिया में साइबर अटैक को रोकने के लिए कौन कौन से अरेंजमेंट हमारे पास हैं? तो हमारे पास सर्ट इन है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है, और साइबर स्वच्छ केंद्र हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं। बट स्टिल ये बहुत कम है, ठीक है। इनके अंदर ज़्यादातर तो वैकेंसी ही पड़ी रहती हैं, है ना, सरकारी नौकरियां निकलती नहीं है भाई, मैन पावर की कमी है। मैन पावर के पास साथ साथ ये जो सिस्टम यूज़ करते हैं वो बहुत पुराने हैं। हैकर्स जो होते हैं भैया वो तो लेटेस्ट सिस्टम्स का यूज़ करके हैकिंग करते हैं, लेकिन ये पुराने ज़माने पे चले हुए हैं अभी भी। तो ये काफ़ी फेलियर है बेसिकली इनका। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि 100% फेलियर नहीं है, ऐसे कितने केस होते होंगे जो जनता को पता ही नहीं चलता होगा और ये उसको पीछे से हैंडल कर लेते हैं पर्दे के पीछे। कुछ केस जैसे अभी एम्स वाला पता चल गया है ना, वो एक अलग बात है। बट यस, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। और ऐसा कई बार होता रहता है। स्पाइस जेट के वेबसाइट भी हैक हो गया था, जोमेटो को भी एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था, और इस तरह की चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं। ऑयल इंडिया की पूरी वेबसाइट को जो है हैक कर लिया गया था, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं कि पहली बार नहीं हो रहा है, ये बहुत ग्लोबल ट्रेंड है। बट स्टिल दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको पता होना चाहिए। चलिए, द आसाम मेघालय बॉर्डर फायरिंग, ये एक केस हुआ बेसिकली। तो उसमें केस में कुछ ऐसा था कि मेघालय से जो है कुछ लोग इधर से इलीगल तौर पे लकड़ी काट के और ट्रक में भर के लेके जा रहे थे, इस तरफ आसाम में एंट्री कर रहे थे, ठीक है। तो हुआ ये कि आसाम के अंदर जब उन्होंने एंट्री किया तो आसाम की पुलिस ने उनका पीछा किया, और जब आसाम की पुलिस पीछा करते करते क्या हुआ, वो मेघालय में घुस गई आसाम की पुलिस, ठीक है जी। अब जैसे ही वो मेघालय में घुसी तो लोग नाराज़ हो गए, लोगों ने पुलिस को घेर लिया। अब उस बीच में जो है कुछ फायरिंग हो गई, तो उसमें एक तो पुलिस वाला जवान मर गया और 5 जो है वहाँ के आम जनता उनकी डेथ हो गई। तो 6 लोग टोटल मर गए। अब मेघालय और आसाम के बॉर्डर पे हो गई टेंशन क्रिएट हो गई। अब उस टेंशन की वजह से यहाँ का जो ट्रैफिक वगैरह है और वो जो चीज़ें चल रही थी वो भी बंद हो गई हैं। तो ये बेसिकली आसाम का बॉर्डर इशू इस समय चल रहा है। तो फायरिंग कैसे हुई वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये जो बॉर्डर इशू है नेपाल, इसके मेघालय और आसाम के बीच में काफ़ी पुराना है। देखिए, पहले तो आपको पता ही है कि जितनी भी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं वो आसाम का पार्ट ही हुआ करती थी, बाद में वो अलग अलग हुई। तो मेघालय जो है वो आसाम से 1970 में पहले तो अलग हुआ, यूटी बनाया गया। 1972 में मेघालय को फुल फ्लेज स्टेट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था अकॉर्डिंग टू आसाम रीऑर्गेनाइजेशन मेघालय एक्ट 1969। तो उसमें क्या हुआ था, मेघालय और आसाम के बीच में अभी भी 885 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो अनडिफाइंड है। तो उसमें पूरी तरह से क्लैरिटी है नहीं कि कौन कहाँ पे है, कैसे है। देखिए, थोड़ा आपको बताता चलता हूँ कैसे रहता है ये। तो जैसे यहाँ पे ये जो कामरूप मेट्रो ये जो डिस्ट्रिक्ट है आसाम में, कार्बी आंगलोंग जो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, और दीमा हसदेव का थोड़ा सा इधर वाला पार्ट है,
इधर रहते हैं जयंतिया लोग रहते हैं, तो इधर गारो, खासी और जयंतिया। आसाम के अंदर भी इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जयंतिया ट्राइब के लोग रहते हैं। तो मेघालय का ये कहना है कि भाई आपने जो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किया है उसके अकॉर्डिंग ये जो जगह है वो मेरे स्टेट के अंदर आनी चाहिए थी, बट आपने गलत कर दिया मेरे साथ। तो इसकी वजह से ये डिस्प्यूट यहाँ पे चल रहा है। मेघालय के बहुत सारे ट्राइबल लीडर्स जो हैं वो आज भी आसाम में अपने पुराने गाँव में रहते हैं। तो ये इशू काफ़ी पुराना चल रहा है और उसी चक्कर में जो है अभी इस तरह का फायरिंग वायरिंग भी हुआ। तो बेसिकली एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर बॉर्डर डिस्प्यूट सोल्व हो चुका होता तो आसाम की जो पुलिस है वो मेघालय में नहीं घुसती। आसाम की पुलिस ने तो ये कहा कि भाई तो मेरी जगह है, ये तो मेरी लैंड है, तो मैं तो यहाँ पे आके एक्शन ले सकता हूँ। मेघालय वाले ने कहा कि नहीं, ये आपकी लैंड नहीं है, ये तो मेरी लैंड है। तो वो डिस्प्यूट जो है यहाँ पे काफ़ी समय से चल रहा है। तो थोड़ा सा अगर इंटरस्टेट बॉर्डर इश्यूज से सवाल अगर आता है तो आप डेफिनेटली मेघालय आसाम का एग्जाम्पल दे सकते हो। चलिए, छोटा सा बच्चा हमारे पास एडिटोरियल है, एंड दिस एडिटोरियल इज अबाउट एक्चुअली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माल न्यूट्रिशन। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब जैसे आप फोलिक एसिड की बात करिए, आप B12 की बात करिए, कुछ वाइटामिन की अगर आप बात कर सकते हो, यहाँ पे आयोडीन की बात कर सकते हो, ठीक है, आयरन की बात कर सकते हो। तो ये कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनकी हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है डेली बेसिस पे, लेकिन इनकी कमी अगर हो जाती है बॉडी में तो कई दिक्कत हो जाती है, आपके अंदर खून की कमी वगैरह हो जाती है। तो ये ज़रूरी है। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनको बोला जाता है, फोलिक एसिड, B12, आयोडीन, विटामिन, आयरन एंड ऑल दैट, ठीक है। और हमारी मोस्टली जनता के अंदर इन चीज़ों की कमी है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमारा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है वो कहता है कि एवरी सेकंड इंडियन वुमन इज़ अनीमिक, मतलब 50% इंडिया की जो महिलाएं हैं उनके अंदर खून की कमी है, क्योंकि उनके अंदर आयरन नहीं है, आयरन कंज्यूम नहीं करती हैं। एवरी थर्ड चाइल्ड इज स्टंटेड एंड माल न्यूट्रिशन, समझ रहे हो, हर तीसरा बच्चा यानी कि 33% इंडिया के जो बच्चे हैं वो स्टंटेड हैं, उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है, राइट। तो ये भी एक बड़ा शॉकिंग सा फैक्ट है। एवरी फिफ्थ चाइल्ड इज वेस्टेड, इंडिया में तो 20% बच्चे ऐसे हैं जिनका अपनी एज के हिसाब से वेट इंक्रीज नहीं हो रहा है, स्टंट। और अगर छोटा जो बच्चा होता है, अगर उस समय उसकी बॉडी में कुछ कमी हो जाती है तो उसकी कोग्निटिव एबिलिटी भी कम हो जाती है, मतलब उसके सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो जब आप शुरुआत से ही कमज़ोर हो जाओगे तो भाई आने वाले पूरी लाइफ आपके सामने है, तो कमज़ोरी आपको आगे भी नज़र आती है, राइट। तो और सिर्फ ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नहीं बल्कि फूड FAO फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट 2021 में भी जो इंडिया का जो रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो आपको अच्छे से पता है, ठीक है, 101। तो दिक्कत है इंडिया में, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या हो सकता है नहीं, बल्कि इस सॉल्यूशन को हम लोग एक्चुअली इंडिया की गवर्नमेंट ने इसको इंप्लीमेंट भी कर चुकी है। इस सॉल्यूशन को इसे कहते हैं फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस। वैसे आप इसको फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड भी कह सकते हैं, बट क्योंकि इंडिया में राइस एज अ स्टेपल फूड कंज्यूम किया जाता है मेजोरिटी पॉपुलेशन के द्वारा, तो फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस भी आप इसको कह सकते हो। देखिए, फोर्ट का क्या मतलब होता है, आपने देखे होंगे, पुराने किले देखे होंगे, उनके चारों तरफ ना मोटी मोटी दीवारें होती हैं, 4 दीवारी होती है, और उसके अंदर फोर्ट बना होता है। तो ये फोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर 4 दीवारी बनाई जाती है, उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए, इसे कहते हैं फोर्टिफिकेशन। हमारा जो राइस होता है, फूड होता है, उसके अंदर कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो तो ऑफ कोर्स उसके अंदर होंगे ही नेचुरली, बट उसके अंदर अगर हम लोग एक्सटर्नल, अगर बाहर से कुछ न्यूट्रिशन ऐड कर देते हैं, उसे कहते हैं फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस। तो जो नॉर्मल चावल आप कंज्यूम करते हो उसके अंदर बाहर से हम लोग क्या करते हैं, फोलिक एसिड, आयरन, B12, आयोडीन वगैरह मिक्स कर देते हैं, तब आप उसको कंज्यूम करते हो, उसे कहते हैं फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में के डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र में है, वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े लेवल पे एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था, और गुजरात के अंदर भी कुछ जगह पे चलाया गया है। वहाँ पे एक्चुअली 3-4 महीने स्टडी करने के बाद ये देखा गया फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस के बाद कि एक्चुअली में वहाँ पे महिलाओं में खून की जो कमी थी वो इम्प्रूव हुई है, हीमोग्लोबिन वो बढ़ा है बॉडी के अंदर, और बेटर कोग्निटिव एबिलिटी बढ़ी है बच्चों के अंदर। तो जिन स्कूल्स के अंदर इस सिस्टम को यूज़ किया गया था वहाँ पे बच्चों का पढ़ाई में मन भी लग रहा है, कॉन्सेंट्रेशन भी डेवलप हो रही है। तो ये विजिबल रिजल्ट है और पॉजिटिव रिजल्ट है। लेकिन
हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप ज़्यादा दूध पी लेते हो, उसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। तो फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस के लिए के बारे में कुछ कंसर्न भी हैं। पहली बात तो ये कंसर्न है कि जिन लोगों को सिकल सेल अनीमिया की प्रॉब्लम होती है, डिसीज होता है, या फिर जिनको थैलासेमिया होता है, अगर इन लोगों को आप ज़्यादा आयरन दे देते हो या ज़्यादा फोलिक एसिड दे देते हो तो इनका डिसीज़ और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इनके इम्यून सिस्टम को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को भी आप फोर्टिफाइड राइस दे रहे हो, इनके लिए तो बड़ा गलत है। झारखंड के अंदर इंडिया का 30% से ज़्यादा थैलासेमिया और सिकल सेल अमोनिया के केस आते हैं। तो वहाँ की गरीब जनता को अगर आप फोर्टिफाइड राइस दोगे तो भाई उनको तो और प्रॉब्लम हो जाएगी बेचारों को। तो इस तरह की स्टडीज़ बेसिकली नहीं की गई हैं। अलग अलग जो बेनिफिशरीज हैं जिनको दिया जाता है फोर्टिफाइड राइस, उनसे कंसेंट नहीं लिया गया है। उनसे पहले पूछ तो लो, आप ये लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। पता लगे बेचारे को पहले से ही बीमारी है, आप उसको और ज़्यादा आयरन दे रहे हो, उसकी तो बीमारी बढ़ जाएगी। तो कंसेंट लिया जाना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर डिटेल स्टडीज़ नहीं की गई हैं। सारे इंडिया में एक ही तरह की पॉलिसी आप बना रहे हो, लेकिन इंडिया तो बहुत डाइवर्सिफाइड है, लोगों की नीड्स अलग हैं, लोगों की हेल्थ का स्टेटस अलग अलग होता है। तो भाई आप प्रॉपर तरीके से पहले स्टडी करिए, कंक्लूजन निकालिए, उसके बाद जाके जो है इस तरह की चीज़ें आप करिए। तो दीज आर सम ऑफ द कंसर्न्स, लेकिन काफ़ी बेनिफिट भी है इसका डेफिनेटली। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, पहले हम इसको डिटेल में कर चुके हैं, बट यहाँ से आप क्वेश्चन लिख सकते हो। व्हाट इज फूड फोर्टिफिकेशन, डिस्कस हाउ इट कैन बी एन इफेक्टिव वे टू रिड्यूस द माल न्यूट्रिशन टू रिड्यूस द न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है, तो आप इसको 150 वर्ड्स में, तो आप यहाँ पे जो है गुजरात में, महाराष्ट्र में जो गढ़चिरौली वाला एग्जांपल है वो भी आप यहाँ पे डाल के दे सकते हैं। कंसर्न्स आपको मैंने बता ही दिया है, तो हल्का सा 150 वर्ड में आप एक आंसर डेफिनेटली लिख सकते हो। ठीक ठाक सा कंक्लूजन भी कंक्लूजन में तो बेसिकली हम लोग को पॉजिटिव एंड पे ही जो है करना रहता है। ठीक है, जैसे कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो, कंक्लूजन में लिख सकते हो यस डिस्पाइट हैविंग सम कंसर्न्स this rice fortification can be a very effective way as proven by some examples. ठीक है, but we need to take all stakeholders into confidence and move forward. तो एक इस तरह का जनरलाइज्ड सा एक आप कंक्लूजन अपने आंसर में लिख सकते हो, और इसी तरह का एक आप इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको इस तरह से करना रहता है। बाकी आज मेरे ख्याल से काफ़ी टॉपिक हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन अपने आप को अंदर से, वो बोलते हैं ना कि मोटिवेशन अंदर से ही आता है, बाहर से नहीं आता है। कुछ लोग बच्चे कहते हैं कि आई कैन, मैं यूपीएससी क्लियर कर सकता हूँ। कुछ लोग कहते हैं नहीं, आई कैन नॉट। दोनों ही केस में यू आर करेक्ट। जो बच्चे ये कहते हैं कि आई कैन, वो कर लेते हैं, जो ये कहते हैं आई कैन नॉट, वो नहीं कर पाते। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप इससे बिलोंग करते हो या इस सेंटेंस से बिलोंग करते हो, क्योंकि कर तो कोई भी सकता है, और गिव अप करना तो आसान होता है। गिव अप करने से ज़्यादा इजी चीज़ दुनिया में बनी नहीं है। तो आपको देखना है आप गिव अप करते हो या गेट अप करते हो। खड़े हो जाइए, पढ़िए, लिखिए, समय लगेगा ज़रूर डेफिनेटली, लेकिन काम हो जाएगा। तो दो यहाँ से जो है एमसीक्यूज़ हैं आज, क्योंकि आज इकोनॉमी के हम लोगों ने 2-3 टॉपिक पढ़े हैं। ठीक है, और एक टॉपिक हम लोगों ने जीएस पेपर 3 से भी किया है। तो 2 क्वेश्चन है यहाँ पे इकोनॉमी वाले सेक्शन से। एक क्वेश्चन इकोनॉमी सेक्शन से है, विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फॉल इन द प्राइसेस, स्टैगफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। और एक हमारे पास टॉपिक आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर। ये दोनों ही क्वेश्चन यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स के हैं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। कल मिलते हैं नई एनालिसिस के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।